सभी बच्चों को मैं गजेंद्र सिंह आपके सामने पार्ट नंबर 3 फिर से लेके आया हूँ, जिसका नाम है 3 महाद्वीपों में फैला हुआ साम्राज्य। आज हम इस पार्ट के बारे में जानेंगे, आखिर इस पार्ट में है क्या, ऐसे कौन से 3 महाद्वीप थे जिसमें एक साम्राज्य का उदय हुआ, वो फला फूला। तो आगे हम बढ़ते हैं इसमें। तो ये हम जो नक्शा देख रहे हैं, इसमें इस नक्शे के अंदर ये जो आपका ऑरेंज कलर का जो एरिया है, ये एक साम्राज्य था जिस साम्राज्य का नाम था रोमन साम्राज्य। तो इस रोमन साम्राज्य में ये जो मुख्य आप देश देख रहे हैं, ब्रिटानिया, गालिया और जर्मनिया, यूरोप का जो कुछ हिस्सा, और ये अफ्रीका का जो उत्तरी भाग, एशिया का जो दक्षिणी भाग है, ये 3 जो महाद्वीप थे, इन 3 महाद्वीपों में बसा हुआ जो क्षेत्र था, यही रोमन साम्राज्य का क्षेत्र था। इसी में ये साम्राज्य फला फूला और धीरे धीरे अपने साम्राज्य का इसने विस्तार किया। तो इस रोमन साम्राज्य के फैलाव में जो 3 महाद्वीप थे वो कौन से थे? यूरोप, पश्चिमी एशिया, उत्तरी अफ्रीका। और ये जो रोमन साम्राज्य की जो जानकारी है, हमें किन स्रोतों से प्राप्त होती है, ऐसे क्या क्या चीज़ थी जिसके आधार पर हम इस रोमन साम्राज्य के बारे में बता सकते हैं। पहला है इसमें पाठ्य सामग्री, दूसरा है प्रलेख या दस्तावेज, तीसरा है भौतिक अवशेष। अब इस भौतिक अवशेष में और प्रलेख दस्तावेज में, पाठ्य सामग्री में क्या क्या आती हैं, तो हम बात करते हैं पहले पाठ्य सामग्री की। पाठ्य सामग्री में क्या है? वर्ष वृत्तांत, मतलब वर्ष के अंत में जो घटनाएं जो घट जाती थीं उनको एक पत्र पर लिखकर एक दस्तावेज तैयार किया जाता था, जिसको वर्ष वृत्तांत कहा जाता था। पत्र हैं, व्याख्यान हैं और प्रवचन हैं, कानून हैं, जिसके आधार पर रोमन साम्राज्य की जानकारी मिलती है। इस स्रोतों के आधार पर हमें रोमन साम्राज्य के बारे में हम जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। उसके बाद है प्रलेख या दस्तावेज। पेपायरस पर लिखे गए, मतलब पेपायरस एक पौधा होता है और जिसको लेखन कला के लिए या लेखन सामग्री के लिए प्रयोग किया जाता था। उसके बाद है भौतिक अवशेष। इमारतें, बर्तन, सिक्के आदि के आधार पर इस रोमन साम्राज्य की जानकारी प्राप्त होती है। पेपायरस क्या है? पेपर में पूछते हैं आखिर पेपायरस क्या है। पेपायरस पे एक क्वेश्चन भी आता है। तो ये क्या है कि सरकंडे जैसा पौधा होता है जो नील नदी के किनारे उगा करता था। इससे लेखन सामग्री तैयार की जाती थी। ये कह सकते हैं कि जो लिखने के लिए जो हमें किसी मतलब एक तरीके से पत्र की जो आवश्यकता होती थी, जो एक स्लेट टाइप में, तो किस पौधे के द्वारा हमें प्राप्त होता था? इस पेपायरस पौधे के द्वारा। उसके बाद हम आगे बात करते हैं रोमन साम्राज्य आरंभिक काल और पूर्ववर्ती चरण। तो रोमन साम्राज्य के आरंभिक काल के बारे में जानेंगे। ऐसा जो रोमन साम्राज्य का जो पहले का जो चरण था वो क्या था, कैसा था, उसके बारे में हम जानेंगे, बात करते हैं। तो पहला है हमारा 509 ईस्वी पूर्व से 27 ईस्वी पूर्व में गणतंत्र शासन व्यवस्था थी। जो रोमन साम्राज्य जो 509 से और 27 ईस्वी पूर्व की जो शासन व्यवस्था थी वो कैसी थी? गणतंत्र शासन व्यवस्था। 27 ईस्वी पूर्व जूलियस सीजर के दत्तक पुत्र ऑक्टेवियन ने तख्ता पलटा तथा 27 ईस्वी पूर्व में ही ऑगस्टस नाम से रोम का शासक बना। उसके बाद बात करते हैं प्रिंसिपेट की स्थापना किसके द्वारा की गई? ऑगस्टस के द्वारा। ऑगस्टल काल को हम शांति काल के नाम से जानते हैं, क्योंकि इसके टाइम पे जो कोई युद्ध या ऐसा कोई लड़ाई झगड़े नहीं हुए थे। उनकी शासन व्यवस्था बहुत अच्छे से देखी जाती है और वहाँ की जो जनता थी बड़ी खुश थी, इसीलिए इस काल को शांति काल कहा जाता है। रोमन साम्राज्य का जो आरंभिक काल का पूर्ववर्ती के आगे स्टेप हैं, टिबेरियस का शासन रहा और इस शासन काल के आरंभिक काल में प्रांतों की स्थापना हुई, नए नए प्रांत बने। और उसके बाद राजनीतिक इतिहास के 3 प्रमुख खिलाड़ी कौन कौन से थे जहाँ से राजनीति को देखा जाता है, यानी कि राजनीति जहाँ से की जाती थी? एक तो सम्राट होता था, अभिजात वर्ग होता था और सेना। तो इसमें 3 मुख्यतः कौन खिलाड़ी थे? एक सम्राट, अभिजात वर्ग और सेना, जो राजनीति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते थे। शहरी जीवन
सार्वजनिक जीवन, स्नानगृह, सार्वजनिक जीवन और शहरी जीवन, सार्वजनिक स्नानगृह, आर्थिक विस्तार, शांति, समृद्धि, ये सब रोमन साम्राज्य के जो आरंभिक काल थे उसमें ये सब इनके जो चरण थे क्या क्या थे, वो शहरी जीवन था और सार्वजनिक स्नानगृह थे, आर्थिक विस्तार हो रहा था और शांति समृद्धि थी। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। मध्यकाल। मध्यकाल मतलब जो रोमन साम्राज्य का जो प्रारंभिक काल था, पूर्ववर्ती काल था, उसके बाद का जो समय था उसको मध्यकाल के नाम से जाना जाता है और ये 3री शताब्दी थी और इसको 30वीं शताब्दी में एक संकट घटा और इसको 30 शताब्दी का संकट काल भी कहा जाता है। तो ईरान के सासानी वंश के शासकों ने रोमन साम्राज्य पर बार बार आक्रमण किए। किन्होंने आक्रमण करे? सासानी वंश ने। किस और कहाँ के थे ये सासानी वंश? ये ईरान के थे और इन्होंने रोमन साम्राज्य पर बार बार आक्रमण किया। जर्मन मूल के जनजातियों जैसे कि फ्रैंक, एलनमनाई और गोथ ने रोमन साम्राज्य पर विभिन्न प्रांतों पर कब्जा कर लिया था। 47 वर्षों में रोम में 25 सम्राट हुए। मतलब कुल मिला के जो रोम के शासनकाल के 47 वर्षों में कितने शासक हुए? 25। साम्राज्य बेहद तनाव की स्थिति से गुजरा क्योंकि नए नए वंश आ गए थे और उन्होंने रोमन साम्राज्य पर आक्रमण किए ताकि रोम साम्राज्य को वो अपने अधीन कर सकें। परवर्ती पुराकाल, 4वीं से 7वीं शताब्दी। अभी इससे पहले बात करी थी हमने जो 30वीं शताब्दी का जो संकट काल था, अब उसके बाद की बात चल रही है परवर्ती पुराकाल, अर्थात 4वीं से 7वीं शताब्दी के बीच का टाइम पीरियड है ये। डायोक्लिशियन का शासन 284 से 305 ईस्वी का। कॉन्स्टेंटाइन शासक रहा इस समय और इसने अपने शासनकाल में बहुत सी बातें रखी, जैसे कि ईसाई धर्म को अपना राजधर्म बनाया। सॉलिडस एक सोने का सिक्का था। क्या था वो सोने का सिक्का? इसका नाम दिया गया सॉलिडस। उसके बाद कस्तुनतुनिया को राजधानी बनाया गया और व्यापारिक विकास हुए, व्यापारों में वृद्धि की गई। लोगों के व्यापार के लिए नए नए बाज़ारों का निर्माण किया गया जिससे कि व्यापारों में विकास हो सके। स्थापत्य कला यानी कि निर्माण शैली, मंदिर क्रिश्चियनों के जो अपने इनके मंदिर हुआ करते थे और जो उस समय की रहन सहन के लिए जो बड़े बड़े भवन बनाए गए, उस स्थापत्य कला का निर्माण कॉन्स्टेंटाइन शासक के द्वारा किया गया। उसके बाद बात करते हैं जस्टिनियन शासक की। किसके बारे में? जस्टिनियन शासक। यह भी 4वीं से 7वीं शताब्दी के बीच का एक शासक था और उसके बाद इस शासक के बाद रोमन साम्राज्य में और भी कुछ देखने को मिलता है कि रोमन साम्राज्य में क्या क्या था, जैसे कि लिंग के आधार पर कैसी व्यवस्था थी, साक्षरता और वहाँ की संस्कृति कैसी थी। तो हम बात करते हैं कि यहाँ के जो रोमन साम्राज्य में कैसा परिवार था? एकल परिवार, यानी एकल परिवार में चलन था। महिलाओं की अच्छी स्थिति थी, संपत्ति में स्वामित्व भी था और संचालन में कानूनी अधिकार किनको दिया गया था? महिलाओं को। तो रोमन साम्राज्य में एकल परिवार था। समाज में ये सब ऐसा चलन में देखा गया है और महिलाओं की स्थिति कैसी बताई गई है? अच्छी स्थिति है। किस आधार पर? क्योंकि उनको मरने पे, उनके पिता के मरने पर जो संपत्ति होती थी वो उन पर महिलाओं का भी अधिकार होता था और जो संचालन प्रोसेस में उनको कानूनी अधिकार भी दिया गया था। उसके बाद काम चलाऊ साक्षरता होना, मतलब वहाँ के जो लोग थे वो खाली काम चलाऊ थे, उनकी शिक्षा काम चलाऊ थी जिससे कि वो अपना छोटा मोटा पढ़ाई लिखाई का काम कर सकें। उनको उच्च शिक्षा उनके पास नहीं थी। उनकी जो साम्राज्य में कैसी शिक्षा थी? काम चलाऊ। उसके बाद बात करते हैं सांस्कृतिक विविधता की। जो वहाँ की जो संस्कृति थी वो कई जनजातियों के आधार पर कई लोगों की अलग अलग थी, कईयों की भाषाएं अलग थी, रहन सहन अलग था। तो वहाँ विविधता भी देखी जाती है रोमन साम्राज्य में, क्योंकि आप जानते हैं यूरोप का हिस्सा और एशिया का हिस्सा और अफ्रीका का हिस्सा, तो ये सब
तीन जो महाद्वीप थे बड़े बड़े, इन 3 महाद्वीपों में ये साम्राज्य फैला हुआ था, इसीलिए वहाँ पर संस्कृतियों का मतलब अलग अलग संस्कृतियों की विविधता देखी जा सकती है। उसके बाद बात करते हैं आर्थिक विस्तार की। आर्थिक विस्तार कैसा था रोम साम्राज्य में? रोम साम्राज्य का आर्थिक आधारभूत ढांचा काफ़ी मजबूत था। बंदरगाह, खाने, ईंट, भट्टे, जैतून का तेल के कारखाने अधिक मात्रा में व्याप्त थे। कौन कौन सी चीज़ें थी उनके पास ज़्यादा? जैसे कि बंदरगाह, खदानें, ईंट के भट्टे और जैतून के तेल के कारखाने अधिक मात्रा में उनके पास अवेलेबल थे। असाधारण और उर्वरता के क्षेत्र होना, उनके पास जो खेती के लिए उर्वरता शक्ति वाले खेत उनके पास क्षेत्र मौजूद थे जो असाधारण थे, नहीं कॉमन नहीं थे, बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान उनके पास बहुत ज़्यादा था। सुगठित वाणिज्यिक व बैंकिंग व्यवस्था तथा धन का व्यापक रूप से प्रयोग, वो लोग अपने लिए आर्थिक विस्तार में उन्होंने वृद्धि करी और बैंकिंग व्यवस्था को लागू करा और सुगठित वाणिज्यिक व्यवस्था थी जिससे कि लोग अपने धन को आदान प्रदान सही तरीके से कर सकें, और जब उनको ऋण की आवश्यकता होती थी तो इस बैंकिंग व्यवस्था के आधार पर वो इस समस्या से निजात पा सकते थे। उसके बाद हम आगे बात करते हैं तरल पदार्थों की ढुलाई के लिए कंटेनरों की आवश्यकता होती थी और उसके लिए इन्होंने एक नए कंटेनर का उत्पादन किया और उसका क्या नाम था? एम्फोरा। याद रखना, पेपर में पूछ लेते हैं कि एम्फोरा क्या होता है, तो आपको पता होना चाहिए। जो तरल पदार्थ होते थे जैसे लिक्विड फॉर्म में, उसकी ढुलाई के लिए उन कंटेनरों का प्रयोग किया जाता था जिनका नाम था एम्फोरा। उसके बाद हम आगे बात चलते हैं स्पेन में। स्पेन के कुछ हिस्सों में जैतून के तेल का उत्पादन होता था। इससे पहले जो टॉपिक मैंने बताया था कि जैतून के तेल की उर्वरता बहुत ज़्यादा कारखाने थे उनके पास, उनमें उत्पादन के लिए जो जैतून का तेल ले जा जाता था, उन कंटेनरों को एक नाम दिया गया जिसका नाम था ड्रेसल 20। तो ड्रेसल 20 आपको याद रखना है कि ड्रेसल 20 क्या है, तो आपको पता होना चाहिए, जिसमें जैतून के तेल को निर्यात किया जाता था। आगे बात हम करते हैं अब अगले टॉपिक पर। रोमन साम्राज्य में श्रमिकों पर कैसा नियंत्रण था? दास्ता की मजबूत जड़ें थीं। रोमन साम्राज्य में दास्ता बहुत मुख्यतः रूप से देखी गई है। इटली में 75 लाख की आबादी में से 30 लाख दास देखे गए हैं, तो इससे ये ज्ञात हो जाता है कि वहाँ पर दासों की उपलब्धता किस आधार पर थी, उनकी सोच कैसी थी कि दासों को उन्होंने अपने लिए एक निवेश का एक मतलब रास्ता बना लिया था। और उसके बाद क्रूरतापूर्ण व्यवहार किया जाता था इन दासों से। ग्रामीण ऋण ग्रस्तता थी, यानी गांव में जो लोग थे वो ऋण के आधार पर अपने आप को बेचते थे। एक तरीके से ये कह सकते हैं उनके पास पूंजी कमी थी, तो बड़े बड़े साहूकार अभिजात वर्ग से ऋण लेकर वो उनके अनुयायी बन जाया करते थे। तो ये बड़ी समस्या थी रोमन साम्राज्य में। रोमन साम्राज्य में सामाजिक श्रेणियाँ कैसी थीं, उनका प्रारंभिक राज्य कैसा था, उसके बारे में अब आगे बात करते हैं, अभी कुछ देर बाद बात करेंगे। तो हमने बात करी रोमन साम्राज्य में श्रमिकों पर नियंत्रण। उसके बाद अगला टॉपिक है हमारा रोमन साम्राज्य में सामाजिक श्रेणियाँ, प्रारंभिक राज्य, ये टॉपिक है। इसमें हम बात करते हैं सेनेटर, अश्वारोही, जनता का सम्मानित वर्ग, फूहड़, निम्नतर वर्ग और दास। तो इस रोमन साम्राज्य में सामाजिक व्यवस्था कैसी थी? प्रारंभिक राज्य में सेनेटर होते थे और अश्वारोही होते थे। जनता का सम्मानित एक वर्ग होता था जिसको उच्च वर्ग भी कहा जाता है। फूहड़ ये निम्नतर वर्ग होता था और दास होते थे। तो इस तरीके से सामाजिक व्यवस्था कई श्रेणियों में विभाजित थी, जिसमें सेनेटर, अश्वारोही, जनता का सम्मानित एक वर्ग होता था, फूहड़ निम्न वर्ग होता था और दास होते थे। उसके बाद परवर्ती काल और अभिजात वर्ग, मध्यम वर्ग और निम्नतर वर्ग, ये भी इस सामाजिक श्रेणियाँ इसमें रोमन साम्राज्य में देखी गई हैं। रोमन साम्राज्य में भ्रष्टाचार और लूट खसोट ये भी एक बहुत ज़्यादा मात्रा में देखी गई है। तो वहाँ के लोग भ्रष्टाचार में लिप्त हो गए थे, लूट खसोट होने लगी थी, क्योंकि वहाँ की अर्थव्यवस्था अच्छी थी। रोमन साम्राज्य में पुराकाल की विशेषताएँ, इसमें रोमवासी जो थे वो कैसे थे? बहुदेववादी थे, मतलब कई सारे देवी देवताओं की पूजा करते थे, जैसे कि जुपिटर, जूनो, मिनर्वा, मॉर्स जैसे देवी देवताओं की
पूजा किया करते थे। इसलिए इनको रोम वासियों को क्या कहा गया है, बहुदेववादी, यानी कि कई सारे देवी देवताओं को पूजने वालों को बहुदेववादी कहा जाता था। उसके बाद हम आगे बात करते हैं, यहूदी धर्म रोमन साम्राज्य का एक अन्य बड़ा धर्म था। यानी कि कहने का मतलब ये कि रोमन साम्राज्य के अधिकतर लोग जो थे वो यहूदी धर्म को मानने वाले थे, और एक दूसरा धर्म कौन सा था, ईसाई धर्म। इस तरीके से जो यहूदी धर्म एक अन्य बड़ा धर्म माना जाता है। सम्राट डायोक्लिशियन द्वारा सीमाओं पर किलेबंदी की गई थी ताकि जो बाहर से जो आक्रमण हो उसको रोका जा सके, इसलिए सीमाओं का एक किले के द्वारा बंद किया गया। सम्राट कॉन्स्टेंटाइन ने ईसाई धर्म को राजधर्म बनाने का निर्णय किया, और इस तरीके से जो ईसाई धर्म है उसको अब एक राजधर्म के रूप में अपना लिया गया। रोमन साम्राज्य में पुराकाल की विशेषताओं में एक विशेषता यह भी थी कि जो साम्राज्य के जो पश्चिमी भाग में उत्तर से आने वाले समूह में गोथ, बैंथल और लोम्बार्ड आदि ने बड़े प्रांतों पर कब्जा करके रोमोत्तर राज्य स्थापित कर लिए थे। प्रांतों का पुनर्गठन किया गया ताकि उसको सुव्यवस्थित तरीके से दोबारा से सही तरीके से चलाया जा सके और नियंत्रण किया जा सके। सैनिक और असैनिक कार्यों को अलग अलग करना, जो सैनिक कार्य थे उनको अलग कर दिया गया, और जो सेना से हटकर कार्य थे उनको अलग कर दिया गया, ताकि दोनों कार्यों को सही तरीके से नियंत्रण किया जा सके और साम्राज्य की बागडोर को सही तरीके से चलाया जा सके। इस्लाम का विस्तार, मतलब कहने का मतलब इस्लाम का विस्तार कैसे हुआ। प्राचीन विश्व की यह सबसे बड़ी राजनीतिक क्रांति थी। प्राचीन विश्व में इस इस्लाम के विस्तार ने इस रोमन साम्राज्य में भी एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करी थी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।